So your mic is off. म्यूट था मैं। ठीक 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 जी। इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1947 से लेके 1990 आफ्टर 1990 तक देखेंगे। और इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो मेन पॉइंट आता है एग्रीकल्चर कैसा इकोनॉमी का। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 1947 में एग्रीकल्चर पे इंगेज थी। अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज थी उस टाइम। और एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरक्राउडेड थी और ये स्टैग्नेशन थी। इसमें स्टैग्नेशन था, मतलब ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं थी इकोनॉमी में। जितना प्रोडक्शन इस साल हुआ उतने अगले साल भी होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज किया ज्यादा लैंड लेने की वजह से, ना कि सेम लैंड में ही आपने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया। ठीक, जैसे मैं मान लीजिए ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मैं 1 घंटा काम करता हूँ और 100 रुपए कमाता हूँ। अब 200 कमाने के लिए मुझे 2 घंटे काम करना पड़ता है। इनकम बढ़ रही है लेकिन ज्यादा टाइम भी लग रहा है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि इस 1 घंटे में ही 400 रुपए कमा लूं। अगर ऐसा हो जाए तो इसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी आपने इंक्रीज कर दी है। ठीक, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, सेम लैंड में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, जो कि लैंड ज्यादा एक्वायर करने की वजह से हुआ। स्टैग्नेशन की जो पीछे रीजन बताए गए उसमें से एक रीजन है कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम कैसा है। क्या सिस्टम था उस टाइम पर? जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम क्या होता है, पढ़ा है बेटा आपने? क्या नाम बेटा आपका? शांतनु। पढ़ा है जमींदारी सिस्टम के बारे में? क्या था सिस्टम ये? जमींदारी में ये होता है कि जमींदार को दे दी जाती है जमीन और वो उसे संभालते हैं। उसके आगे दूसरे फार्मर्स काम करते हैं, उनसे ही वो जितना हार्वेस्ट होता था सारा जमींदार ले लेता था, उसमें कुछ थोड़ा नहीं लेता। बिल्कुल, जो कि मिल के बराबर। जमींदारी सिस्टम 1791 के अराउंड लाया गया। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्होंने इसको बंगाल में इंप्लीमेंट किया। इसमें 3 प्लेयर होते हैं, एक गवर्नमेंट होती है, एक जमींदार होते हैं और एक फार्मर होते हैं। जमीन का जो मालिक होगा वो जमींदार होगा और जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि मैं आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड दूंगा, रेवेन्यू दूंगा। ठीक, एक डेट को, एक फिक्स डेट को, एक फिक्स अमाउंट आपको मिल जाएगा। इसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि रेंट कितना होगा वो परमानेंटली फिक्स्ड है, वो ना तो कभी इंक्रीज होगा ना कभी डिक्रीज होगा, डेट भी फिक्स्ड है। बिल्कुल, तो अब जमींदार का काम क्या था कि एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को देना। जब तक ये फिक्स अमाउंट देते रहेंगे जमींदार जमीन का मालिक रहेगा। और ये जो फार्मर है, अब इस फार्मर जमींदार कितना लेगा ये डिसाइड नहीं किया, तो जमींदार ने फार्मर से उसका मैक्सिमम अमाउंट ले लिया, क्योंकि आगे कितना देना है ये भी अगर फिक्स कर दिया था उस टाइम पर तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फार्मर से जमींदार कितना लेगा ये फिक्स नहीं किया गया, लेकिन जमींदार कितना गवर्नमेंट को दे दिया गया ये फिक्स कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये फार्मर को लग गया कि भाई सारा तो जमींदार ले जाएगा तो मैं हार्डवर्क क्यों करूं। उसने प्रोडक्शन में इंटरेस्ट दिखाया नहीं, इनिशिएट ही नहीं किया, जिससे कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं पाई। इसके साथ साथ जमींदारों का कोई इनिशिएट नहीं लिया कि कुछ इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि कुछ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी जनरेट करें, वो बाकी सब काम करें, जो इनपुट्स कोई दे, फर्टिलाइजर्स दें, सब्सिडीज दें, कुछ दे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फार्मर इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ नहीं। इसके साथ साथ में क्या हुआ, एक कमर्शलाइजेशन और इंट्रोड्यूस कर दिया। कमर्शलाइजेशन मतलब कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन कीजिए, जैसे जिन फूड्स की डिमांड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में है उनकी प्रोडक्शन करेंगे। और फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंडिया में काफी कम हो गया। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन आपने कर दिया लेकिन मार्केट में डिमांड तो है, सप्लाई हुई नहीं, तो फूड ग्रेन के प्राइस काफी बढ़ गए, जिससे कि मार्केट में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती थी, फार्मर्स को फूड ग्रेन नहीं मिलता था खाने के लिए। या जिस लैंड पे आप कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन कर देते हो वो लैंड खराब हो जाती है, उस पर कई साल खेती नहीं हो सकती, फेमाइंस पड़ते हैं, गांव खत्म हो जाते हैं उस चक्कर के अंदर। तो कुछ रीजन ऐसे थे जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ग्रो नहीं कर पाया। और इसके साथ में पार्टीशन हो गया। पार्टीशन में कंट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा बन गया ईस्ट पाकिस्तान और एक बन गया, ये ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश वाला पार्ट है और ये वेस्ट पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान बनने से बड़ी सी फर्टाइल लैंड पंजाब की पाकिस्तान चली गई। पंजाब में कितनी फर्टाइल लैंड होती है, 5 आप है, 5 रिवर है,
और जूट बनाने वाला ज्यादातर एरिया वो बांग्लादेश चला गया, तो जिससे भी इंडिया में फूड क्राइसिस आ गई। तो फूड फ्रीडम, कंट्री के फ्रीडम के बाद मेन प्रायोरिटी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ही था। ये कंडीशन उस टाइम की है, लगभग स्टैग्नेंट है। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो अब कंट्री को मिल गई फ्रीडम। आफ्टर 1947 क्या हुआ? गवर्नमेंट ने सबसे पहले रूल बनाया कि भाई जमींदारी सिस्टम खराब है, ये काम कुछ नहीं करते, सारा प्रॉफिट ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जमींदारी सिस्टम को पहले हटाओ आप, ये जमींदारी सिस्टम हमें हटाना है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भाई फार्मर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में जो इंटरमीडिएट है, ये कोई काम नहीं है इनका, इनको हटाइए आप। तो उनको हटा दिया गवर्नमेंट ने कि अब बीच में कोई भी इंटरमीडिएट जो है वो नहीं रहेगा, सबका सब गवर्नमेंट करेगी। तो इस तरह से जमींदारी सिस्टम हटा दिया गया। मोटिव ये था कि लैंड टू द टिलर, यानी कि लैंड टिलर्स को दी जाए, फार्मर्स को दी जाए। अब जब जमीन के मालिक फार्मर बन जाएंगे, सारा प्रॉफिट वो अपने पास रख लेंगे, तो एक इनिशिएट मिलेगा उनको कि भाई काम करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, सारा प्रॉफिट हमारे पास ही रहेगा। तो इस तरह से जमींदारों को एक इनिशिएट मिलेगा काम करने के लिए, वो काम करेंगे, ठीक है ना, इससे वो काम करेंगे अच्छे से। तो जमींदारी सिस्टम को पर्पस ये था कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़े, स्टैग्नेशन जो है वो खत्म हो कंट्री में और एक्सप्लॉयटेशन कम हो। लेकिन जमींदारी सिस्टम भी पूरी तरीके से जो इक्विटी मोटिव था वो सर्व नहीं हो पाया, क्योंकि जमींदार खेती बाड़ी करने के लिए इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो गरीब किसानों के पास अपने इक्विपमेंट नहीं थे जिससे कि एग्रीकल्चर कर पाते। फिर वही करना शुरू कर दिया। तो अपने इक्विपमेंट ना होने की वजह से उन्होंने लैंड में कोई इंटरेस्ट दिखाया, लैंड ऐसी पड़ी थी। दूसरी बात है, जमींदार ने कहा कि भाई ठीक है, हम खुद ही लैंड कल्टीवेट कर लेते हैं। उन्हें फार्मर्स को हटा दिया और खुद को क्लेम टू बी सेल्फ कल्टीवेटेड कि हम ही खुद काम करेंगे। तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। गवर्नमेंट ने एक लैंड रिफॉर्म्स और किया, लैंड सीलिंग का पॉइंट था। लैंड सीलिंग मतलब फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द लैंड दैट अ पर्सन कैन होल्ड। यूपी की बात करूं तो 12.5 एकड़, 12 एकड़ के अराउंड एक फैमिली यानी कि एक पर्सन ऑन कर सकता है। मेरे पापा के पास 12.5 एकड़ जमीन है, उससे ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट उनसे लेकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, उन्हें पैसे भी नहीं देगी। एक एकड़ में 5 बीघा होते हैं। हाँ, एकड़ बड़ा होता है, बीघा छोटा होता है। 5 बीघे से 1 एकड़ बनता है। बाकी हर जगह हर स्टेट का अलग अलग होता है, बीघा छोटा बीघा बड़ा, कहीं कट्ठा होता है, कहीं कुछ होता है। सर वैसे तो जनरली 1 बीघा 1000 होता है। हाँ, और 1 बीघा मतलब 5 बीघा 1 एकड़ में आता है। 12.5 एकड़ काफी बड़ी जमीन है देखा जाए तो। इतनी तो मिनिमम लिमिट है यूपी के अंदर, इससे ऊपर होल्ड नहीं कर सकते आप। वैसे होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो 25 एकड़ है जबकि लिमिट 12.5 एकड़ की है, क्योंकि 25 एकड़ जो एक्स्ट्रा जमीन है वो हमने फूफा जी के नाम, मामा जी के नाम, चाचा जी के नाम, अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम कर रखी है इन द डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। लेकिन मालिक असली हम ही है, काम उसमें हम ही करते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देखती है ना, पंजाब से है, वहां सीलिंग नहीं है, तो पंजाब का बंदा यूपी में जमीन तो ले ही सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मना तो है नहीं कि मैं पंजाब जाके लैंड नहीं ले सकता, खरीद सकता हूँ, मेरा कंट्री हमारा नेशन। तो इस तरीके से हो जाती है, सिस्टम सेटल हो जाता है। तो फूफा जी तो हमारे वहीं रहते हैं यूपी में, तो कोई उनको लैंड तो अपनी है नहीं, बिजनेसमैन है, पापा उनके नाम करा दी, तो बच सकते हैं लॉ में। इस तरीके से लॉ इक्विटी सर्व नहीं हो पाया। ठीक, हाँ, अगर रिलेशनशिप में धोखा दे दिया उन्होंने फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन मामा है, फूफा है, ये इतना कोई दिक्कत नहीं है, इतना धोखा देने वाले लोग नहीं है। कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, वैसा नहीं करते। वह हालांकि मालिक तो वही है जमीन के। हालांकि अगर वो चले गए, उनके बच्चे आगे हैं तो शायद वो ना दे। बच्चे हेराफेरी कर सकते हैं कि बच्चे का उनके साथ पापा के साथ, अब मेरी मामा का बेटा है, वो नहीं इतनी बनती, लेकिन मामा जी की पापा के साथ बनती थी। तो मामा जी कहते हैं कि मेरी लाइफ में रहते रहते जमीन बेटा आपने कुछ कर लो इसका, कि मुझे कुछ हो गया ना तो मेरा बेटा आपको, शायद मेरी जमीन मेरे बेटे के नाम आ जाएगी। मेरा बेटा बात समझेगा नहीं कि हमने आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो बोलेगा मेरे पापा की जमीन मेरे पापा के नाम है, तुम्हें क्यों दे दूं? मेरे पापा के कागज मेरे पापा के नाम है, घर मेरे पापा के नाम है, तुम लेने आगे सर क्यों? हम कहा नहीं, उस समय वो मेरी जमीन थी कि ना, उस समय हो गया सर, जाइए।
और उस समय जमीन का रेट भी, अच्छे लोग थे, ईमानदार लोग थे, वैल्यूएबल लोग थे, और जमीन के रेट भी काफी कम थे। आज तो जमीनों के रेट भी करोड़ों में है। तो करोड़ों की जमीन अब आपके नाम है और आप फ्री में जाने दोगे? रिलेशनशिप को बचाने के लिए कि ना, आपके से मामे बहुत देखे हमने, बहुत मामे बन जाते हैं। अगर जेब में 5-7 करोड़ 8 करोड़ रहेगा, बहुत मामे मिल जाएंगे मुझे, आप दोबारा दिखना मत तो गलती से इधर। तो अब वैल्यू रिश्तों की नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है। और अब उतनी लैंड भी नहीं बची। उस समय पुराने जमाने में ये लैंड की रिलेटिव रिश्तों की वैल्यू थी। अब कोई नहीं मानता मामा चाचा हुआ है, तो कहानी बदल गई है। तो इक्विटी सर्व नहीं हो पाया, तो लैंड सीलिंग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद आते हैं सेकंड चैप्टर में ही लैंड सीलिंग के साथ साथ थोड़ा देखा था। लैंड सीलिंग मतलब पर्पस है इक्विटी लेके आना, और मोटिव इसके पीछे ये है किस तरीके से आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए, फार्मर की कंडीशन में इंप्रूवमेंट कर पाए, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़े, इक्विटी क्रिएट हो। जमींदारी सिस्टम खत्म करने के साथ साथ गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन को भी फोकस किया। ग्रीन रेवोल्यूशन, अच्छा आपने देखा था प्लानिंग के टाइम पर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए थे, कुछ गोल्स बनाए थे प्लानिंग के, वो जनरल स्टडीज में नहीं था। गोल्स में से एक गोल आप देखते थे कि उस समय पर सेल्फ रिलायंस भी था। गोल देखा था सेल्फ रिलायंस मतलब कि हम कंट्री के अंदर मतलब डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विद देयर ओन रिसोर्सेज, या जिन चीजों का हम कंट्री में प्रोडक्शन कर सकते हैं उन्हें बाहर से इंपोर्ट ना करें। सेल्फ रिलायंस इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो हमारी फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर करेगी। एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि फालतू के इंपोर्ट ज्यादा होंगे कंट्री के अंदर, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन करते हैं। उस समय सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, नहीं तो हम किसी कंट्री में डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो कंट्री फिर अपनी पॉलिसी हम पे लगा देगी या हमारी पॉलिसी में इंटरफेयर करेगी। तो हमें उस समय सिचुएशन कुछ वर्ल्ड में ऐसी थी, एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ अमेरिका था, आपस में वर्ल्ड वार चल रहा था इनके बीच में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया है, पंजाब के साइड में हुआ है, हरियाणा के साइड में, तमिलनाडु में फर्स्ट फेज में पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु वगैरह में, और ये 1966 से लेके 1977 तक फर्स्ट फेज रहा है इसका। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के में 1977 से 78 में और 77 से 88 के आसपास सेकंड फेज चला इसका, जो कि बाकी एरियाज में स्प्रेड हुआ है। हाँ 66 से 76 के बीच में डिकेड, 66 से 76 ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट फेज, और सेकंड फेज ये 77 से 87 के बीच में रहता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी ये सब एरिया रहा, और ये बेसिकली वीट के एरियाज में या राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज में सक्सेसफुल रहा इन क्रॉप्स के ऊपर। और ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन विद द यूज ऑफ HYV सीड्स। तो अब इसका बेनिफिट ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहली बार इंडिया में मार्केटेबल सरप्लस का प्रोडक्शन शुरू हुआ। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? मान लीजिए कि किसान पहले 10 केजी का प्रोडक्शन करता है और इसकी फैमिली 10 केजी का 10 केजी कंज्यूम कर जाती है। अब इतना ज्यादा प्रोडक्शन 100 केजी ने कर दिया, अब 10 केजी आपकी फैमिली कंज्यूम करे कोई दिक्कत नहीं, बचा हुआ 90 केजी आप बेच देना मार्केट में, इसे बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। But that part of extra, that part of produce which is sold in the market after meeting their own consumption requirement, अपनी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट पूरी कर लो, उसका एक्स्ट्रा बच गया, एक्स्ट्रा पैसा आएगा इनके पास, इससे इनकी इनकम बढ़ी। दूसरी बात है, ये फूड ग्रेन गवर्नमेंट लेगी तो बफर स्टॉक, कंट्री में बफर स्टॉक बढ़ेगा, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी, प्रोक्योरमेंट करके रख लेगी, इन टर्म ऑफ शॉर्टेज वो निकाल के बेचेगी, तो कंट्री के पास फूड सिक्योरिटी है। तीसरी चीज है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अच्छा रखती है, FCA के गोडाउन के अंदर अनाज भरा रहता है, खराब होता है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो छोटा नुकसान है बजाय इन टर्म शॉर्टेज में बड़ी जाए। ठीक है, अब मुझे पता कल पानी नहीं आएगा अगले 5 दिन, तो मैं आज स्टोर कर लूंगा, मैं जानता हूँ पानी खराब हो जाएगा, चलो हो जाने दो खराब उसको, यार उस समय तो दिक्कत हो जाएगी, कपड़े धुलने कुछ तो कर लेंगे हम उसका। तो उस समय ये है कि नुकसान तो होता है, ये एक अलग टॉपिक है कि फूड ग्रेन बहुत वेस्ट हो जाता है, फूड ग्रेन के अंदर चूहे खा जाते हैं, सड़ जाता है, गल जाता है, बारिश में भीग जाता है, प्रॉब्लम है फूड ग्रेन स्टोर के साथ में, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट कहती है यार स्टोर करो, देखा जाएगा। तीसरी चीज है कि अगर जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ प्रोडक्शन बढ़ा, और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो रेट क्या हो जाएंगे,
कम हो जाएंगी, और जब फूड ग्रेन का रेट कम हो जाएगा तो एक गरीब आदमी भी फूड ग्रेन अफोर्ड कर सकता है। तो रेट भी, फूड ग्रेन का रेट जो मार्केट में काफी कम हुआ, तो बेनिफिटेड लो इनकम, गरीबों को भी अनाज सस्ता मिल पाएगा, वो भी खाना खा पाएंगे। अब ये बेनिफिट है, लेकिन हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट होने के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो इसका नेगेटिव पॉइंट आपके सामने यही हो गया है कि पंजाब में रिच फार्मर्स जो महंगे इनपुट परचेज कर सकते थे, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, अपनी इनकम बढ़ा ली। और जो पुअर फार्मर्स थे, उनके अंदर डर था, क्योंकि बड़ा महंगा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसके ऊपर अगर पेस्ट अटैक हो गया तो सब गया, सारी इन्वेस्टमेंट गई। तो डर की वजह से गरीब फार्मर रिस्क नहीं ले पाता, तो वो बेचारा गरीब रह गया। बड़े फार्मर ने रिस्क ले लिया, वो आगे चला गया। हालांकि गवर्नमेंट ने कोशिश की, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी कि इनपुट सस्ते करने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडीज दी गई ताकि गरीब आदमी भी इसको अडॉप्ट करे, लेकिन उतना फायदा नहीं मिल पाया जितना फायदा रिच फार्मर्स को मिला। वो उस जमींदारी सिस्टम के लॉ के अंदर था। हाँ, वो लूप होल्स में तो उस समय ये था कि बाग इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अब जमींदार पौधे लगा दिए, चाहे तो गार्डन है। मैंने पापा से पूछा अपने में, पापा ये जमीनों में बाग क्यों लगा रखे हैं, इसका क्या काम है? ना आम लगते हैं ना कुछ, पता लगे ये अरे उस समय का सिस्टम में लगे रहने दो इनको भाई, ये बाग गार्डन है। 12.5 एकड़ के अंदर ये नहीं आता। ये 12 एकड़ हमारे साइड में हो गए, 12.5 एकड़ जमीन, 12 एकड़ का बाग, 24 एकड़ हो गई। मैं कहा अच्छा ये चक्कर है। कहते हाँ, ये कटवा मत देना कि गलती से बाग। अच्छा समझ गई, बस पूरी बात समझ में आ गई। तो हम लोग बैठते ऑफिसर के साथ में, तो 12.5 एकड़ की लिमिट में वही मालूम पड़ी ना, बाकी लिमिट चेंज भी होती रहती है। लंबी कहानी इसकी कुछ। तो वो बाग वाला चक्कर, वो लूप होल्स फाइंड कर लिया था बाग वाला। लॉ में कमियां छूट जाती है, अगर ठीक से पढ़ते हो तो बड़े उसमें लूप होल्स होते हैं फायदा उठाने के लिए। तो रिच को बेनिफिट मिला, पुअर को बेनिफिट नहीं मिला। गवर्नमेंट ने पेस्ट बनाने वाले अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन भी बनाए हैं, लेकिन अभी भी जो पेस्ट मार्केट में है वो नकली होता है। वो पेस्टिसाइड्स डालते तो आप हैं, लेकिन पेस्ट मरता नहीं उससे। नकली पेस्टिसाइड्स भी आते हैं मार्केट के अंदर, बड़े चक्कर है इसके अंदर, फार्मर पहचान नहीं पाते और फिर नुकसान हो जाता है। इसलिए फार्मर डरते हैं इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट। गरीब फार्मर डरेगा, रिच फार्मर कोई दिक्कत नहीं, वो अरे लगाओ कोई टेंशन नहीं। हम बड़ा आदमी तो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, गरीब आदमी नहीं करेगा, उसको रिस्क ज्यादा नजर आता है इसके अंदर। तो पंजाब में 2 फार्मर के बीच में इनकम इनक्वालिटीज बढ़ी, लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ, पेस्टिसाइड से हम देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन भी है, और पेस्ट अटैक भी पंजाब में काफी ज्यादा बढ़ गए ग्रीन रेवोल्यूशन से। गवर्नमेंट ने गरीबों को बेनिफिट देने के लिए सब्सिडी शुरू की थी, लेकिन सब्सिडीज कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट उन फार्मर को नहीं मिल पा रहा जो जिन्हें मिलना चाहिए। रिच फार्मर्स ज्यादा बेनिफिट लेते हैं, वो ज्यादा लेते हैं बल्क में इनसे फर्टिलाइजर वगैरह, उनको ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। गरीब फार्मर डर के मारे यूज ही नहीं करता वो। तो अल्टीमेटली रिच और रिच बन रहा है पंजाब में, पुअर फार्मर्स और पुअर बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, थोड़ा सब्सिडीज का भी इशू हुआ और लैंड रिफॉर्म भी हो गया। अब एलपीजी में आ जाइए। लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 3rd चैप्टर के अंदर है। 1st चैप्टर में जमींदारी सिस्टम था, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेशन क्यों है वो देखा हमने। 2nd चैप्टर में गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म्स किए, लैंड सीलिंग, जमींदारी सिस्टम को हटाया, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, सब्सिडीज का पॉइंट लेके आए। ठीक किस तरीके से हुआ? 3rd चैप्टर में क्या हुआ कि जब एलपीजी पॉलिसी हुई तो एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया गया। ये नेग्लेक्ट हो गया आपका सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार नेग्लेक्ट हुआ। नेग्लेक्ट होने का रीजन क्या है? गवर्नमेंट ने टैक्स काफी कम कर दिया एलपीजी पॉलिसी का। जब टैक्सेशन कम कर दिया तो गवर्नमेंट की इनकम भी कम हो गई, और जब इनकम कम हो गई तो गवर्नमेंट ने खर्चा भी कम कर दिया। तो पहले लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती थी गांव में काफी ज्यादा, अब गवर्नमेंट के पास इनकम कम होने से पब्लिक इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। गवर्नमेंट सब्सिडीज भी कम करती चली जा रही है। डेटा सर्च के देखो यार सब्सिडीज का लास्ट 5-10 सालों का, तो सब्सिडीज लगातार कम हो रही है। ये गवर्नमेंट कर रही है। पहले एमएसपी चलता था, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी गवर्नमेंट, फार्मर मूवमेंट ना करते ना अगर, ये भी खत्म ही मान के चलो आप। वो तो फार्मर मूवमेंट्स हो गया कि एमएसपी बच गई आपकी, नहीं तो ये भी खत्म हो जाता। हाँ नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, वो वापस लेने पड़े लोग।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो तो बैठ धरना दे दिया ना, तो नहीं नहीं फ्लावर जाम कर लिया उन्होंने, वो हटेंगे नहीं, जिद पे बैठ गए थे। गवर्नमेंट भाप गई कि भाई ये तो नहीं हटने वाले। बड़े इसमें भी सेक्टर को डेवलप करते हुए बस तुम अपना एक्सपेंस कम करने के लिए हटा रहे हो और उनका कुछ प्रॉफिट नहीं कर रहे, तो वो तो करेंगे। एग्रीकल्चर को थोड़ा बूस्ट करो उसमें। पंजाब का जो फार्मर पूरा अच्छे से जागरूक है, वो पूरी दुनिया में घूमता है, वो कनाडा बैठा है, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, तो पूरा ग्लोबल फार्मर है, उसे सारी समझ है। फार्मिंग में पंजाब बेटर जानता है कि उसे क्या उसके लिए लॉ बेटर है, क्या खराब है। वो फार्मर इतनी जो चीज जानते ही है, वो अब खेती बाड़ी कर रहे हैं, एक्सपर्ट बंदे जो इनके पॉलिसी मेकर है, बैठे कमरे के अंदर, किसान की सच्ची कंडीशन नहीं जानते वो। जो भी प्रोटेस्ट में असली किसान की मेहनत की, जो आगे जो उनके जो सपोर्ट कर वो थे, उन्होंने तो कुछ इतना किया नहीं, जो आके नेता आके बन रहे थे। अब अग्निपथ ला दिया, अग्निपथ योजना, तो दिलचस्पी की बात है। जॉब गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन साफ मना नहीं कर पा रही है। अब वोट लेना होता है, बेचारी मजबूरी में क्या करे वो। तो सब्सिडीज गवर्नमेंट लगातार कम कर रही है आफ्टर लिबरलाइजेशन। एमएसपी भी लगातार कम करने की कोशिश की रही है अभी, लेकिन एमएसपी मिल रही है अभी। और गवर्नमेंट की जो बाहर से एलपीजी पॉलिसी में क्या हुआ कि बाहर से गुड्स पर टैरिफ हटा गए। 2001 में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाहर से लाने पर भी टैरिफ कोटा हटा दिया। अब बाहर से आने वाली गुड्स के ऊपर टैरिफ कम कर दोगे, टैक्स कम कर दोगे, तो बाहर सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरनेशनल मार्केट में फूड ग्रेन का रेट कम होगा, रेट कम होगा तो फार्मर को लॉस नहीं है हमारे, तो फार्मर को लॉस हो रहा है, उनकी इनकम लगातार कम हो रही है। तो बाहर से आने वाली गुड्स के ऊपर टैरिफ कम हो गए, एलपीजी पॉलिसी के ऊपर टैरिफ कम हुए, टैक्सेशन कम हुआ, तो इस तरीके से उनको नुकसान हो रहा है पॉइंट से। तो एलपीजी पॉलिसी की, और अब गवर्नमेंट की फोकस क्या है कि कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करो, क्योंकि इसका बाहर एक्सपोर्ट करके वो प्रॉफिट कमा सकती है। तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंडिया में लगातार कम हो रहा है। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम होने से फूड ग्रेन का रेट लगातार मार्केट में बढ़ रहा है, जिससे कि जो पुअर इनकम ग्रुप है उस पर निगेटिव इफेक्ट है। आटा 25, 30, 40 रुपए किलो हो गया आज की डेट में। अब 2 किलो आटा ही लगेगा, 100 रुपए चाहिए उसके लिए उसको पर डे, बाकी सामान अलग छोड़ दो। तो इस तरीके से ये एलपीजी पॉलिसी के बाद में नेगेटिव इम्पैक्ट है। कुछ कह रहे थे बेटा? फिर आगे तो और भी होगा, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट करेगी, ट्रक्स बंद कर देगी या दिल्ली अक्टूबर से, तो आगे तो और ही रेट बढ़ेंगे। तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कैश क्रॉप बाहर एक्सपोर्ट करने की। यही पॉलिसी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, वो घूमकर फिर वही वापस आ गए। सबसे वही सर, वो एक चीज सही करने जा रही है गवर्नमेंट, जो चार खराब हो रही है, जिससे लोग नाराज हैं। यही बात है, वो देश देखे या देश के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छी सरकार नहीं है, सरकार तो इसीलिए दोनों चीजें स्टेबल करके जाती है। सरकार कभी कोई अच्छी होती ही नहीं है भाई, क्या करा जाए। अपना अपना आपको खुद देखना है, आपको मेहनत करनी है, आपको इंटरेस्ट निकालना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको अपना देखना है, कॉलेज के बाद प्लेसमेंट लेना है, आपको अपना देखना है। गवर्नमेंट कोई देखेगी नहीं कि आदित्य कहाँ है, कि क्या नाम बता बेटा, नाम क्या था, शांतनु कहाँ है, सुरभि कहाँ है, दिव्या कहाँ है, गवर्नमेंट को मतलब कोई नहीं है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो ये तीनों चैप्टर का एक साथ हो गया। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद जो रिफॉर्म्स हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन वो, और आफ्टर लिबरलाइजेशन सेक्टर नेग्लेक्ट हुआ। अब आते हैं थोड़े मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या सिस्टम था उस टाइम पे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का उल्टा। ताकि सर हम इंपोर्ट करें और उनका प्रोडक्शन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, यानी कि इसका मोटिव ये है कि इंडिया में, और ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि भाई इंडिया का इंडस्ट्री डेवलपमेंट था, ताकि जितनी भी गुड्स हम हमारा कंट्री में यूज होती हैं वो इंग्लैंड से आए, सारी गुड्स ब्रिटेन से इंपोर्ट हो, ये उनकी पॉलिसी थी। और वो चाहता था कि इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करना है तो वो रॉ मटेरियल करते हैं, लोग रॉ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट हाँ चीपर रेट, और इंपोर्ट करते हैं गुड्स बाहर से।
तो इंडिया को इंग्लैंड के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया गया। इंडिया जो है वो ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट बन जाए, तो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिल्कुल अपोजिट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि इंडिया ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। और जो भी गुड्स यहां से बाहर जाएंगी, वो कोई अगर इंडियन इंग्लैंड से गुड्स बाहर जा रही है, कोई ब्रिटिशर्स भेज रहा है, वो तो टैक्स नहीं लगेगा। कोई इंडिया बाहर एक्सपोर्ट करना चाहता है, बाहर मार कहीं भी, तो उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा देते थे ये लोग, जिनसे उन्हें गुड एक्सपेंसिव हो जाती थी और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम हो जाती थी। और अगर कोई बाहर ब्रिटेन से इंडिया आने जाते गुड्स, वो टैक्स फ्री था, उस पर कोई टैरिफ लगाया ही नहीं गया। फ्रीडम के बाद ये पॉलिसी उल्टी हो गई 1947। वहां पे क्या किया कि बाहर से आने वाली गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया। टैरिफ मतलब टैक्स लगाया गया इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। ये 47 के बाद की चीज है कि 47 के बाद में ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया से कोई भी चीज इंडिया आएगी तो बाहर से आने वाली चीज के ऊपर आप टैरिफ लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। पर्पस है टैक्स लगाने से वो चीज एक्सपेंसिव हो जाएगी। जब एक्सपेंसिव हो जाएगी तो इंडिया में उसका यूज जो होगा डिस्करेज होगा, तो अल्टीमेटली लोग क्या करेंगे, इंडियन गुड्स परचेज करेंगे। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए बाहर से आने वाली गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम क्या था, वो टैरिफ था ही नहीं, बिल्कुल हटा दिया गया था, टैरिफ नहीं था, अब टैरिफ इंपोज किया गया। और ब्रिटेन से इंडिया से बाहर जाने वाली गुड्स को भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने, यहाँ पे रॉ मटेरियल बाहर जाएगा, गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल जाने से रोक दिया। ठीक, बाहर से चीजें जो आएंगी उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। तो इंटरनेशनल मार्केट चला गया यहाँ पे हमारा, और कंट्री में सस्ती गुड्स आ गई इंग्लैंड से बिना टैरिफ फ्री, जिससे कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में चला गया, लोगों को सस्ती गुड्स का ऑप्शन मिल गया। हमारे जो वीवर्स थे, बुनकर थे, हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी ज्यादा था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से डिमांड काफी कम हो गई। मतलब ब्रिटेन से जो गुड्स आ रही हैं वो चीपर थी, और हैंडीमेड गुड्स की डिमांड थोड़ी कॉस्टली पड़ती थी, तो काफी कम हो गई उनकी डिमांड। तो ये चीज हमें देखने को वहां पर मिला है टाइम ब्रिटेन में। तो डोमेस्टिक मार्केट भी चला गया, इंटरनेशनल मार्केट भी चला गया, तो बुनकर खाली हो गए। बाहर सस्ती गुड्स ने इंडियन मार्केट कैप्चर कर लिया, हम बाहर बेच नहीं पाएंगे, टैरिफ लगा दिया उन्होंने, तो इंडियन मार्केट भी गया और इंटरनेशनल मार्केट भी गया, दोनों मार्केट ले लिया उन्होंने। बुनकर बेचारा अनएम्प्लॉयड हो गया। तो कंट्री का सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोग गांव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, विलेज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। वहां जमींदारी सिस्टम था, वहां परेशान हो गए जाते, दोनों जगह परेशान कर रखा था, शहरों में भी और गांव में भी जमींदारी सिस्टम। तो एग्रीकल्चर पे क्या है कि एक भाई काम कर रहा है, एक भाई और चला गया, वहां तो अपनी लैंड है, कुछ ना कुछ मिलेगा, काम कर लेंगे। तो यहाँ तो कंपनी बंद हो गई, अपनी फैक्ट्री बंद हो गई है। ये पॉइंट उनका था। और गवर्नमेंट का कोई भी रोल जीडीपी के अंदर, मतलब जीडीपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो रेशियो था बहुत ही ज्यादा कम था। एग्रीकल्चर का रेशियो सबसे ज्यादा था अगर हम देखें तो, बाद में मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर आता है। तो जीडीपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का रेशियो बहुत कम था। पब्लिक सेक्टर का कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर रोल होता है कि गवर्नमेंट कुछ फैक्ट्री लगाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस टाइम पे बहुत ही कम। गवर्नमेंट ने कुछ खास रोल प्ले नहीं किया कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। बस थोड़ा सा रेलवे बनाया, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन के लिए पोर्ट बनाया, सड़कें बनाई, वो उनका अपना बेनिफिट था। रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री वहां से मूव करने के लिए अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने किया, बाकी कोई उनका अपना कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं था। तो जीडीपी के अंदर रोल बहुत कम था, पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, वीवर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, मार्केट चला गया, तो कंडीशन बहुत खराब थी। इसके बाद कंट्री को फ्रीडम मिलती है तो गवर्नमेंट पर टैरिफ इंपोज करती है कि बाहर से आने वाली कंट्री के ऊपर चीजों के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, जिससे वो एक्सपेंसिव हो जाए और इंडिया में उसका यूज कम से कम है। और गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। अच्छा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बनी थी? 4 ऑप्शन दे देता हूँ आपको। कंट्री की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1947, 1948, 1949 एंड 1950। जी, कंट्री की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में बनती है।
लेकिन जो डिटेल्ड पॉलिसी बनी है जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो 1956 में बनती है। कंट्री की इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में बनती है। में। और इसमें क्या बताया गया कि हम इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी कंट्री के अंदर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करेगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं। फ्रीडम के बाद पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करेगा, गवर्नमेंट ही कंपनी लगाएगी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को लगता था कि छोटा मार्केट है, गरीब कंट्री है, गुड्स बनाएंगे तो बिकेगी नहीं, तो वो इनिशिएट नहीं कर रहे थे। प्लस उनके पास उतनी पैसे भी नहीं थे, लैक ऑफ कैपिटल था। प्लस वो चीज बनाएंगे तो वो प्राइवेट गुड बनाएंगे, उनको यूज करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट। अब गवर्नमेंट कहते कि पैसे जो देंगे वही चीज यूज कर पाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट कहता कि वेलफेयर तो पीछे रह जाएगा, हम पब्लिक गुड्स बनाएंगे जो हर एक इंसान यूज कर सकता है। वो तो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर तभी बनाएंगे वो। ये तो बहुत पहले नेहरू जी के टाइम की पॉलिसी है। मनमोहन सिंह जी तो अपना प्राइवेटाइजेशन के फोकस में है। वो चाहते हैं प्राइवेट कंपनी देश के अंदर आए, सभी कंपनियां प्रोडक्शन करें, कंज्यूमर को चॉइसेस मिले ज्यादा, उनमें आपस में कंपटीशन हो, कंपटीशन के चक्कर में एफिशिएंसी इंप्रूव हो। जब कंपटीशन कराओगे तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अब आप लोग कंपटीशन देने जा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हो, कोई कंपटीशन ही ना हो जी, आपको बेटा 33% लाने पर भी हम ड्यू के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, तो क्या कंट्री क्या सिस्टम है? कंपटीशन ही सच्चाई है लाइफ की, रियलिटी। अगर आप मालूम पड़ा कंपटीशन और बढ़ेगा तो और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब कंपटीशन आती है ना तो इंसान जान लगा देता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है उससे, उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, कंपनी प्रॉफिट्स निकालती है। उसके बाद गवर्नमेंट बैठी है सुस्त, कोई कंपटीशन ही नहीं है, सब आराम से चला रहा, गवर्नमेंट जॉब सुबह शाम, नो कंपटीशन। तो कोई जब कंपटीशन नहीं है तो फिर कैसे काम करोगे आप? क्रिकेट में टीम में सिर्फ आप ही टीम उतरी है, क्रिकेट में आप भी बॉलिंग करा रहे हो, आप बैटिंग करा रहे हो और आप ही 6 पे 6 लगा रहे हो। मतलब इंडियन टीम को भेज दीजिए सर, अच्छा मैच सर आपसे आपका ही मैच है, इनको कैसे कि आप धीरे से बॉल मारेंगे, फेंकेंगे और उधर से आपका बैट्समैन 6 मार देगा। ठीक है सर, ये किस तरह से? ऐसा नहीं होता ना, कंपटीशन ही रियलिटी है। पब्लिक सेक्टर के अंदर ये कंपटीशन ही नहीं होती, इसलिए दुनिया की सारी इकोनॉमी का नुकसान। फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, पीएम बेटा। हाँ, नहीं प्राइम मिनिस्टर में क्या है कि वो तो जो मैडम कहेंगे, तो मैडम ने बनाया है तो मैडम ने जो फिर मैडम के हिसाब से बनाया है, तो मैडम फिर जो कहेंगी मैडम से पूछ के तो करेगा ना वो। जीएसटी भी वही लाया था उस टाइम पे, मोदी ने लगनी। हाँ हाँ, तो नॉलेज तो है ही है, चला सकता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है तो चला लेता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं है ना, वो पॉलिटिशियंस नहीं है। हाँ, पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ हाँ, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो सिर्फ सब मना करते हैं कि मैं तो भाई अपना सिस्टम समझता हूँ, इकोनॉमी समझता हूँ, तो हम अपना ही काम कर पाएंगे। वो तो इतनी नॉलेज ज्यादा उनको है कि उनको ये प्राइम मिनिस्टर बना लो, ये कर लो, ये तो पोस्ट पे आ जाते हैं वो। नहीं तो पॉलिटिशियन नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए भाई, उसको नहीं चाहिए था प्राइम मिनिस्टर बनना, ना उसको प्राइम मिनिस्टर चाहिए था, वो तो अपना पढ़ा रहे थे इंस्टीट्यूट। वो आज तक के सबसे ज्यादा एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो वो तो कुछ चाहते ही नहीं है बदले, वो तो कहते हैं भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपना ठीक है बैठे हैं। वो तो जब कंट्री की मजबूरी हो जाती है तो फिर इनको आगे किया जाता है। पॉलिटिशियन नहीं है वो, चुनाव नाम लड़ना जानते, पब्लिक को इससे करना नहीं जानते, ये सब बातें नहीं आती। हाँ, सोनिया गांधी मैडम जैसा बोल देंगे, मैडम के हिसाब से करके अपना साइड निकल जाते हैं, क्या दिक्कत। फिर भी काफी काम उस टाइम पे गवर्नमेंट, फिर भी प्राइम मिनिस्टर का अपना भी कुछ ना कुछ स्टेटस और रोल होता है, काफी डिसीजन उसके अपने भी होंगे जरूर, कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमी को फिर भी वो देख रहे होंगे। सोनिया गांधी ये नहीं बता सकती कि आपको ऐसे इकोनॉमी चलानी है, वो तो उनका अपना सोच रहेगी, अपनी रहेगी, है ना। मेजर बना दिया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लेकिन काम तो वो अपने आप ही करता। मेन पॉलिसी है कि वो कहती मैडम कि ये कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे। सिस्टम तो नहीं, मैडम तो चीफ ही है। अब राहुल जी बनेंगे, नहीं बनेगा कभी, ऐसा नहीं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा ही बनेगा कभी ना कभी, तो वो तो लगा हुआ है। तो सर वो बहुत ज्यादा, अगर पूरे इनकी फैमिली में देखा जाए, सर कुछ भी बोले जा रहे हैं, आलू डालो सोना निकालो, नहीं, कोशिश करता जाएगा, अपने आप को इम्प्रूव करता जाएगा दिन पर दिन, अगर धीरे धीरे तो लोग चांस दे देंगे।
ये बात याद रखना हमेशा। पत्थर भी सड़क पे रखा हुआ है ना, अगर वो एक जगह रखा रहता है तो कोई पत्ती रख देता है उसके ऊपर, कोई पानी डाल देता है, कोई फूल डाल देता है, मंदिर बन जाता है उसका। अगर वो लगा रहा, दिन पर दिन अपने थोड़ा सा इंप्रूव करता रहा, तो नहीं आज तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद पब्लिक चांस देगी जरूर कि नहीं लगा हुआ है लगातार। ये कंफर्म है। भागा नहीं अगर वो तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कभी चाहे वो एक दिन के लिए क्यों ना बने। देखिए वाकई सबसे बड़ी पार्टी का चीफ तो है ही है, और पार्टी आ सकती है पावर में, और आ गई तो बने। पाकिस्तान में कोई भी नहीं है अभी है, तो दिया था इमरान खान हट गए थे तो उसकी दूसरे आ गए ना अपने वो नया पार्टी के। वहाँ से एक भी पीएम पूरे 4-5 साल नहीं टिकता, किसी से इतना बड़ा देश है, किसी से नहीं चल पाता, सबको हटा देते। मेन बात है कि स्टार्टिंग का जो उनका ट्रेडिशन है वो खराब सा है, आर्मी को डोमिनेट करने दिया उन्होंने। अगर वो आर्मी को डोमिनेट ना करने देते तो ठीक था। आर्मी ऊपर है या गवर्नमेंट नीचे है तो फिर कैसे चलेगी? वहां तो आर्मी रूल मांगे चलो आप, सब कुछ है। हमारी कंट्री में ये तो है कम से कम आर्मी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कमांड में है। नहीं नहीं, धीरे धीरे बन रही है आज की डेट में। अग्निवीर लोग कह रहे हैं अग्निवीर बनने के बाद 4 साल के बाद ये प्राइवेट कंपनीज में जाएंगे, गार्ड बन जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड। तो आज भी कई सारी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज है। आज कई सारे लोगों के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अपने होते हैं, वो प्राइवेट पुलिस ही तो है। वो सिक्योरिटी गार्ड सलमान खान का अपना है, प्राइवेट पुलिस है। गवर्नमेंट कहता है नहीं रखेंगे, हवलदार को ले जा भाई अपना, मैं अपना हायर करता हूँ, मार्केट तगड़ा बंदा, एक्सपर्ट। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हमको पुलिस वाले नहीं चाहिए, ये इनकी राइफल से गोली नहीं निकलेगी। गवर्नमेंट अभी बात से कह रही है कि किसी को परमानेंट कभी मिलेगी नहीं आर्मी में, किसी को नहीं मिलेगी। 4 में से एक बंदा लेंगे ना परमानेंट। अच्छा, और बाकी सबको 4 साल रिटायरमेंट चाहिए। और जिस बंदे को वैसे भी रिटायरमेंट की एज वहां 34-35 ईयर, उस 40-50-45 बंदे सिर्फ ऑफिसर रैंक जो होता है वही रहता है टॉप ऊपर, बाकी सोल्जर वगैरह नहीं है। वो फिर कैपेसिटी उतनी नहीं बचती ना। हाँ शहबाज शरीफ है जो। तो इस तरीके से तो कंट्री का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई उसके अंदर मेन फोकस किया गया पब्लिक सेक्टर के ऊपर। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। प्राइवेटाइजेशन के अपने पॉजिटिव पॉइंट, बस एक ही पॉजिटिव है, वहाँ एफिशिएंसी इंप्रूव है तो कंपटीशन हो रही है। बस यहाँ पे कंपटीशन नहीं, जीरो कंपटीशन, सरकार की अपनी कंपनी है। तो खुद ही बॉलिंग कर रहे हो, खुद ही बैटिंग कर रहे हो, तो उसमें फिर जीतना है हारना कोई मतलब ही नहीं रहेगा उस चीज का। तो दिन रात एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट इनको नहीं है। कंपटीशन में बचना पड़ता है कंपनी को, उसके लिए वो फिर अलग स्ट्रेटजी यूज करती है। गवर्नमेंट कंपनी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और रेट वहां मार्केट डिसाइड करेगा, कभी रेट बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। यहाँ वेलफेयर है, प्राइस वैसे भी कम होंगे। तो पब्लिक सेक्टर को अंडर में डोमिनेट करेगा। तो 3 शेड्यूल बनाए गए, इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। ए शेड्यूल में जितनी भी कंपनी रखी गई, जैसे आर्म इनोवेशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंडर में रहे। आर्म इनोवेशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी, हैवी इंडस्ट्री, रेलवे, शिपिंग, बड़ी बड़ी बिग इंडस्ट्रीज शेड्यूल ए में रखी गई। अब 3 रहेगा ये इसके। शेड्यूल बी में कुछ इंडस्ट्रीज को रखा गया जो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इसमें डोमिनेट करेगी, प्राइवेट सेक्टर इसका गवर्नमेंट को सप्लीमेंट करेगा, सपोर्ट करेगा। और एस सी में बाकी सारी इंडस्ट्री को छोड़ दिया गया जो ज्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इसमें आने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस, एंड गवर्नमेंट की रिटन परमिशन चाहिए कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। एक्सपेंशन करना है, मर्जर करना है कंपनी के बीच में, और डाइवर्सिफिकेशन करना है। किसी भी काम के लिए आपको लाइसेंस की यानी गवर्नमेंट के रिटन परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेंगे आप ये काम नहीं कर सकते। और इसके साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंट्री में रीजनल इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट ने ये लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया था, ताकि बैकवर्ड रीजन में कंपनी लगाने पे लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा। तो ये रीजनल इक्वालिटीज के लिए लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके साथ गवर्नमेंट चाहती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कंट्री में डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, और इससे रीजनल बैलेंसेस भी, रीजनल इक्वालिटीज भी आती है। छोटी कैपिटल के साथ एरिया में कहीं भी लग जाएंगी, तो
इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट दे दिया गया। जिन गुड्स का ये प्रोडक्शन करेंगी उनका प्रोडक्शन बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर नहीं हो सकता, और गवर्नमेंट ने इनको काफी ज्यादा टैरिफ रिडक्शन दे दिया, टैरिफ काफी कम कर दिया एक्सपोर्ट के ऊपर, चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया इनको, कई सारे और भी कंसेशंस दिए ताकि इनका ग्रोथ हो, जिससे रीजनल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, कंट्री का एक्सपोर्ट हो। तो रीजनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रमोशन की बात उस टाइम पर की गई थी 1947 के टाइम। हाँ, ये कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉलिसी होगी। दिमाग में हल्का सा एक आपको आ गया पॉइंट, ठीक। इसके साथ साथ में आफ्टर एलपीजी क्या हुआ, यानी कि 1991 के बाद क्या किया हमने, पॉलिसी के अंदर चेंज किया। गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर वहां पे डोमिनेट करता था, यहाँ पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ने कहा कि प्रोडक्शन हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ रेलवे देखेंगे, एटॉमिक एनर्जी देखेंगे और डिफेंस देखेंगे, बाकी आप डिफेंस इक्विपमेंट बाकी सब प्राइवेट को खुला देते हो, आप कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट देख लेंगे। तो पब्लिक सेक्टर का रोल गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कम किया आफ्टर एलपीजी। दूसरा काम गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन भी हटा दिया। वहां पर रिजर्वेशन दिया है 47 के बाद, 1991 में रिफॉर्म्स के बाद रिजर्वेशन हटा दिया। अब कंपटीशन होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, करो कंपटीशन, क्योंकि अब तो कंपटीशन का टाइम ही आ गया। वहां पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन। तो चैप्टर 1 में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में पब्लिक सेक्टर बहुत ही रोल कम है, सेकंड चैप्टर में राइज किया है, थर्ड चैप्टर में फिर रोल कम कर दिया। तो ये, और कोई भी अब लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर में देखा था प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो यहाँ प्राइस जो है वो मार्केट डिसाइड करेगा, डिमांड सप्लाई के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड हो जाएगी। तो ये एलपीजी पॉलिसी में चेंजेस आए इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। पब्लिक सेक्टर का रोल काफी कम कर दिया गया आफ्टर 1991 कंपटीशन कराने के लिए। इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, लिबरल हो जाना। तो ये पॉलिसी लिबरलाइजेशन की हो गई, गवर्नमेंट लिबरल हो गई। तो फ्रीडम के बाद पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल्स बढ़ता है इकोनॉमी के ऊपर, और आफ्टर लिबरलाइजेशन 1991 के बाद ये कंट्रोल धीरे धीरे गवर्नमेंट कम करती रहती है कि अब मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक। पेपर करना शुरू किया, कुछ टेस्ट पेपर वगैरह इकोनॉमिक्स का देखा। ओके, फिर क्वेश्चन करेंगे एक बुक में, तो उससे नेशनल इनकम और गवर्नमेंट बजट की कंपेयर हो गए थे क्वेश्चंस। हां सर, एक दो डाउट तो पूछ लेना। एमसीक्यू तो गूगल पर मिल ही जाए। हाँ, पर वो बोल रहे थे कि ये पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चेक करना पड़ता है। ठीक ठीक। कुछ पार्ट डिफरेंट है पूरा, जितना 12th में है उतना तो करना ही करना है मैंने। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी अगर पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा, जितना एनसीईआरटी में है वो तो कर की जवाब पूरा अच्छे से। बुक मैंने कहा था कि पढ़ लेना जरूरी है। अरे इसमें कल परसों, कल तक मान के चलो, कल परसों तक कितना बचा है, 3 चैप्टर तो भी कराऊंगा मैं। 6 है, 3 कल 3 परसों, एक क्लास में आराम से। पॉवर्टी तो पढ़ना है आपको, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ओवर डेवलपमेंट। आखिरी वाले एक दो बढ़िया जैसे डिफाइन हुआ, तो उसमें एक्स्ट्रा देख लेंगे, तो जो भी नेक्स्ट वीक के अंदर हो जाएगी बहुत आराम से। लगातार क्लास ली ना, लगातार क्लास चल रही है, कोई गैप नहीं हुआ उसके अंदर, रेगुलर बेस पे चल रहा है अपना, गैप नहीं किया हमने कोई भी। गैप करके काम कर ही नहीं सकते, फिर उसमें डिले हो जाएगा। तो ये तो पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट रोल होता है, लाइसेंसिंग वगैरह बाद में लाइसेंस सब हटा दिया जाता है, लिबरलाइजेशन में सब हटा दिया गया, कोई लाइसेंस नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। हाँ, कुछ चीजों में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, जैसे मान लीजिए आपको मेडिसिन बनानी है, उसकी लाइसेंस रिक्वायरमेंट है, ड्रग्स बनानी, सिगरेट बनानी है, वाइन बनानी है,
इन सब चीजों के लिए लाइसेंस अभी भी है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक, और पब्लिक सेक्टर हो गया और ये चीजें इंट्रोड्यूस कर ली। अब इसमें क्या रह गया हमारा, इसमें ट्रेड भी हमने देख लिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में। ट्रेड में एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ऑफ फिनिश आइटम्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 के टाइम। ठीक, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। और एक ही कंट्री चाइना के साथ, चाइना और ब्रिटेन और के साथ में लगभग 50% से ज्यादा का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के साथ। और 1869 में जो सुएज कैनाल ओपन की गई तब ये ट्रेड और ज्यादा बढ़ गया। डेट याद रखना, 1869 की डेट है सुएज कैनाल। ट्रेड का स्टार्ट 1853 में, 54 भी लिखते हैं लोग। ट्रेड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1869 में सुएज कैनाल के बाद 50% का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के साथ में, और बाकी एक्सपोर्ट ये था। और कुछ इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस थे उस टाइम। कम समझते हो क्या मतलब होता है एक्सपोर्ट सरप्लस का? एक्सपोर्ट ज्यादा थे तो कंट्री को मान लो $10 मिल गया एक्सपोर्ट करने से। इंपोर्ट्स कम करते हैं तो कंट्री में $2 बाहर चला गया, तो $8 का लगभग आपको फायदा हो गया इंडिया को, इसे एक्सपोर्ट सरप्लस है। अब ये $8 इंडिया के पास रह गया, ब्रिटेन सोचता था भाई इसको भी अपने कंट्री लेके आए, पैसा भारत को दे, तो उसने कर दिया, इंग्लैंड में इंडिया हाउस बना दिया। मतलब जहाँ कुछ ऑफिसर पॉइंट कर लिए जो इंडिया के मैटर को देखते थे। अब वहां पैसा वहां चला गया सैलरी देने में, बिल्कुल। बाकी वॉर एक्सपेंसेस स्टार्ट कर दिया। अब ये पैसा अपने इंटरेस्ट में खर्च कर दिया। हमारी कंट्री में कोई एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं किया, हॉस्पिटल नहीं बनाया, कहा कि अच्छा एक्सपोर्ट सरप्लस पैसा बचा है, वेपन ले लो। अब वेपन से अपनी कंट्री को आगे बढ़ाए, बाउंड्री को और बढ़ाएंगे अपनी कंट्री। तो एक्सपोर्ट सरप्लस को भी इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, इंडिया के लिए नहीं। कुछ भी नहीं किया। कोई कितना सेल्फिश हो सकता है। नहीं, कल रात में एक मूवी देख रहा था, एक भाई कहता सब देख लीजिए आप भी, ब्रदर आया हुआ था, तो RRR उसमें दिखाया कैसे था। एक बुलेट, मतलब इनको शूट करना है और शूट करने के लिए उसको शूट करने का ऑर्डर दिया गया है, तो वो उसका गवर्नर बोलता है रुक जाओ, ये बुलेट जो है एक्सपेंसिव है, ये इंडियंस को एक इस पे बुलेट मत वेस्ट किया कर, कुछ फाइंड सम अनदर वे टू क्लियर द रोड, उसने ऐसे बोला। तो अनदर वे में क्या, डंडा उठाया उसने, मारा, डंडा उठा के मार दिया, मर गया, खत्म कहानी। बुलेट्स क्यों वेस्ट करनी? तो इतने पैसे की, अगर इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ से देखो तो बड़े अच्छे ऑफिसर हैं ये, जो अपनी कंट्री के लिए करने को तैयार है। और हमारे अपनी कंट्री के हिसाब से देखते हैं तो हमारी कंट्री में, तो जिस कंट्री में ऐसे ऑफिसर्स होंगे वो कंट्री एम्पायर क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? वो कंट्री आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, बुलेट क्या खराब होती है, कुछ भी है, कुछ भी करने को तैयार है। तो उस कंट्री के हिसाब से देखो ऑफिसर कितना लॉयल है अपनी कंट्री, इतना बुलेट का ध्यान रख रहा है कि कैसे एक्सपेंसिव होकर बाहर से आती है। इंडिया जितने बड़े शहर में 200-250 साल रूल करा और छोड़ के भी खुद गए। जमींदार, हाँ, जमींदारी सिस्टम में एक बार प्रोडक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ घास का प्रोडक्शन हुआ था, कुछ नहीं हुआ खेतों में। तो यहाँ से फोन गया महारानी के पास कि महारानी जी अब कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ यहाँ पर सिवाय घास के। तो महारानी ने कहा घास अच्छी चीज है, इसको बेचो, काट कर पैसा बेचिए, रेवेन्यू चाहिए। जैसे भी है रेवेन्यू चाहिए। इतना ऐसा था उनका सिस्टम। ये ताना राज जो है वो ऐसे ही होते हैं, डेमोक्रेसी से नहीं होता। हाँ, ये असली थे। तो RRR में बताया गया है बुलेट बेस्ड नहीं करते। ठीक, तो इस तरीके से ये कंट्री में ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर है। आफ्टर इंडिपेंडेंस बाहर से आने वाली गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया या कोटास लगा दिया गया, जिससे गुड्स बाहर से इंडिया में ना आए और इंडिया के अंदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ठीक,
शायद तुम थक गया है, ठीक है, नहीं थकावट एक जेन्युइन सी बात है, होती है। पानी वानी पीते रहो बीच में, एक ग्लूकोज डी लेके आया करो साथ में, कुछ ना कुछ ग्लूकोज वाला पानी, ताकि थोड़ी एनर्जी रहे, है ना। करना तो है कंपटीशन, 10 में से 9 को फेल होना है, आपके एंट्रेंस में है, ये कंफर्म है। सीट सिर्फ एक है 10 पर, 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ मोटा मोटी 1 लाख भी सीट नहीं है, आप भी मान के चलो, 50 मान के चलोगे, 70 है, 1 लाख नहीं है, 10 पर 1 नहीं है। 10 लाख से 70,000 सीट कितने 10 लाख तो आईएएस में भी नहीं बैठते अब, हाँ अब तो नहीं बैठते, एसएससी को ज्यादा प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। अब कुछ कम लोग, वही लोग बैठते हैं जो, जिनको लगता है कि थोड़ा निकालेंगे, पहले सब लोग बैठ जाया करते हैं, अब ट्रेंड बड़ा चेंज हुआ है, अब सब नहीं बैठते, अब कुछ लोग कम, रियलिटी ज्यादा समझ में आ गई लोगों को, पहले लोग अब क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में काफी है, 25-25-30 लाख रुपए के पैकेज मिल रहे हैं, उनको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं कि नहीं बनेंगे तो बाकी ऑप्शन भी है। तो हाँ हाँ, टैरिफ और कोटा, शायद तो पहले 12th में इतना पढ़ते थे, हाँ ऑनलाइन था, स्कूल पे भी जाना नहीं हुआ, बीच में गए थोड़ा समय के लिए गए। कौन सा स्कूल था बेटा, कौन सा स्कूल था? अच्छा ये था, पापा के साथ आए थे उस दिन, ठीक ठीक। दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल की लड़की थी अनुजा, वो स्कूल टॉपर थी, वो शायद बात है 18 की सेशन की, 17-18 सेशन की बात है, हाँ वो लड़की जो है उसे स्कूल टॉप किया था, पढ़ती थी इकोनॉमिक्स, 5 बहनें थी वो, जिस बहन ने जो टारगेट डिसाइड किया वो अचीव किया, एक डॉक्टर बनी, एक आईटी में इंजीनियर बनी, एक सीए बनी, उसमें ये वैसे 5 बहन और 5 जबरदस्त, अपनी अपनी फील्ड, सबने अलग फील्ड चूज की, सब में अपनी फील्ड में टॉप किया। हाँ पापा पुलिस में थे, सिंपल से, स्कूटर भी कभी नहीं चलाया उनके पापा ने आज तक, बस बैग ले लिया, चुपचाप ऑफिस चले गए, ऑफिस से घर आ गए, किसी बेटी से कुछ बोला ही नहीं कभी, तो मम्मी कुछ बोली, बेटी अपने आप ही प्रोएक्टिव पढ़ रही है। बताइए, अठारह में तुम कहाँ थे? अच्छा तुम स्टडीमेट में थे, तो थोड़ा सा ये हल्का सा एक एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक तीनों चैप्टर एक साथ सीक्वेंस में चलते हैं, पहले का ट्रेड, सेकंड का ट्रेड, थर्ड का ट्रेड, इसमें चेंज क्या हुआ मालूम हो जाएगा। गर्मी कुछ ज्यादा है बाहर आज, यहाँ महसूस नहीं हो रही है अंदर बैठे, हाँ बढ़ गई है, लेकिन यहाँ अंदर नहीं, ये चलता रहता तो पढ़ाई भी हो रही है, ना चले तो मुश्किल हो जाए, फिर नहीं बैठ सकता बच्चा। तो टैरिफ और कोटास गवर्नमेंट ने बाहर से इम्पोज किए थे 50s में, मतलब एक बात याद रखो, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो फ्रीडम के बाद लगे हैं इकोनॉमी के ऊपर, 1991 के बाद तो रिस्ट्रिक्शन हटाए गए, टैरिफ कम किया गया है, कोटा कम किया गया है, लाइसेंस हटाया गया है, ये सब लाया कब गया है? फ्रीडम के जस्ट बाद, जितने रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे तभी लगेंगे, और रिस्ट्रिक्शन हटाए कब गए? 1991 के बाद हटा दिए गए, टैरिफ हटा दिया गया, कोटा हटा दिया गया, फ्री ट्रेड को प्रमोट किया गया कि भाई कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। ये पढ़ा तो होगा ना आपने, फर्स्ट टर्म तो दिया ही था, उसमें तो चीजें थी, एक आइडिया होगा माइंड में। हाँ वो तो टाइम ज्यादा मिल गया ना बच्चों को पढ़ने के लिए, और एमसीक्यू था, 4 में से 1 टिक करना था, तो वहाँ थोड़ी सी प्रेशर कम रहता है, आइडिया रहता है क्या, हाँ एक आइडिया रहता है बच्चों। सुरभि जी बाकी ठीक है, पेपर गया आपका बोर्ड? ठीक है, कितने दिन बाद 38। जी
ठीक, तो कम आ गया, कुछ कम था टर्म 1 में यही था, बाकी ठीक था। Save which? 28 से मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट देखो होता ही है, नॉर्मल तो और भी डिफिकल्ट होता है। एमसीक्यू और जो डिफिकल्ट मैथ्स बन जाएंगे। इकोनॉमिक्स में सिर्फ पढ़ने में टिक लगा लेंगे ऑप्शन, बिना डरे बच्चा जाता है एग्जाम में, डर नहीं होता मन में उसके, वो जानता टिक कर लेंगे, 4 ऑप्शन से एक टिक कर लेंगे, इतना पढ़ रखा है। मैथ्स में या तो आंसर पूरा कर लेते हैं, पूरा फिक्स टेक्स्ट मान लीजिए नहीं, लिबरलाइजेशन में आपने देख लिया कि एक पॉइंट की गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस कम कर रही है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं देगी किसी को कंपटीशन कराने के चक्कर में, गवर्नमेंट का रोल कम से कम होगा पब्लिक सेक्टर के अंदर, रेट मार्केट डिसाइड करेगा। लेकिन गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन करती है कई सारे सेक्टर में, पढ़ा होगा आपने, ये तो आपने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन जिसमें लाइसेंस कम किया जा रहा है, एक होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन। फाइनेंशियल में क्या हुआ कि आरबीआई जो पढ़ा है अभी आपने, आरबीआई का रोल चेंज कर दिया गया, पहले ये रेगुलेटर हुआ करता था, अब उसकी जगह फैसिलिटेटर कर दिया गया, यानी कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर डिसीजन अपने आप ले लेगा, बस बता देगा उसे। पहले जो भी करना है तो उनसे पूछना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, अब काफी हद तक बैंक फ्री है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने को लेके, ब्रांच एक्सपेंशन को लेके उनके पास फ्रीडम है, बस उन्हें इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा आरबीआई। तो रेगुलेटर की जगह अब फैसिलिटेटर हो गए हैं इंडिया में। हाँ, मना कर सकती है, कोई दिक्कत नुकसान होता है तो बिल्कुल, लेकिन सब कुछ ठीक है, बैंक अच्छा काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ब्रांच हाँ गाइडलाइंस पे काम करना, बैंक अच्छा काम कर रहा है तो फिर आरबीआई कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों को परमिशन दे दी गई इंडिया में आने की, एचडीएफसी बैंक आया, एचएसबीसी बैंक ये आ गए, ये बैंक हो गए। प्राइवेट सेक्टर बैंक को परमिशन देने के साथ साथ में कई सारे फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में आए, मतलब अब इकोनॉमी को हल्का हल्का सा लिबरलाइज किया जा रहा है, खोला जा रहा है इकोनॉमी को, गेट ओपन कर दिए जा रहे हैं। पहले दरवाजे बंद थे बिल्कुल, बाहर से इंडिया को बंद कर दिया गया, अब ओपन अप किया गया इकोनॉमी। पहले क्लोज थी, बंद थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा कम था, अब बाहर से फॉरेन बैंक को लाने की परमिशन दे दी गई। बाहर के लोग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन टाइप का नहीं है, ठीक, ये कर सकती हैं। ये ओपन अप किया गया, प्राइवेट सेक्टर के बैंक लाए गए, फॉरेन बैंक लाए गए, आरबीआई रूल चेंज किया गया और ये एफआईआई को परमिशन दी गई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने, वो हमारे शेयर मार्केट में आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 51% तक का स्टेक परचेज कर सकते हैं। और एक गवर्नमेंट ने किया फिर फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म आफ्टर लिबरलाइजेशन, 1991 की बात की इकोनॉमी देखा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ याद है शांतनु? पहले तो स्पेशलाइजेशन बढ़ा दी थी, फिस्कल का मतलब हो गया टैक्स, टैक्स रिफॉर्म्स किए गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2 टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट काफी कम कर दिया, कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स पे देती है, गवर्नमेंट ने काफी टैक्सेस कम किए, जिससे कि गवर्नमेंट का ये मानना था कि टैक्स अगर ज्यादा रहता है तो टैक्स इवेजन बढ़ता है, टैक्स ज्यादा लोगे टैक्स की चोरी शुरू हो जाएगी, टैक्स कम लोगे तो लोग टैक्स दे देंगे, तो अगर टैक्स ज्यादा चाहिए तो रेट कम रखो, ताकि लोग इतना टैक्स तो दे देंगे आराम से आपको, टैक्स ज्यादा लोगे चोरी करेगा। जैसे तुमने भी कहा था सर 30 लाख, तुमने कोई और बच्चे ने बोला था 30 लाख दे देंगे हम और 1 करोड़ कमाएंगे, 30% टैक्स है, तो चोरी सोचेगा कि हम गाड़ी ले लें, रास्ते निकालना शुरू कर दिए, हम एक्सपेंस दिखाएंगे, वो करेंगे।
रिजर्व इनकम टैक्स रेट कितने चल रहा है? 30%। 30%, 30 मैक्सिमम। ज़्यादा है। इसके ऊपर कुछ और सरचार्ज वगैरह देने पड़ेंगे। और हाँ जी, कुछ और भी इसके ऊपर कई सारे सरचार्ज वगैरह। अगर दूसरे एक घर खरीदे, सपोज 2 करोड़ में, हम्म। तो उसपे कितना मतलब परसेंट लग जाएगा? घर पे टैक्स क्यों लगेगा आपका? घर पे तो जो रजिस्ट्रेशन करवाओगे वो देना पड़ेगा। तुम्हारे ये पैसा अकाउंट में कैसे आया? इनकम पे लगता है ना, सर उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भी तो देना होता है। वो देना पड़ेगा, वो सब देने पड़ेंगे टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स पता नहीं कितने परसेंट है, एरिया पे डिपेंड करता है किस एरिया में आ रहा है ना। सर्कल रेट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। बाकी तुम्हारे अकाउंट पैसा आया कहाँ से? ये 2 करोड़ जो तुमने पेमेंट किया कैसे किया है? ये खाते में पैसे कैसे आए हैं? एक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो इनकम कंसीडर होगी। साल के जो बनेगा आपका वो आपका, भले ही मैं आपको अकाउंट पैसा ट्रांसफर करता हूँ, आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल को एक साथ 2 चीजें नहीं खरीद सकता, मैं उसको दिखानी पड़ती है तो वैसे कहाँ से आए? क्योंकि उसकी सैलरी होती है, वो हिसाब किताब मांग लेगा। बिजनेसमैन को इतनी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट दिखा देते, प्रॉफिट हो रहा है बिजनेसमैन का। अगर आपको गवर्नमेंट को चीज देख के करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में है। अच्छा, तो सैलरी आती होगी ना फिक्स एक? हाँ फिक्स तो आती है, बस ऐसे सारे दिखाने पड़ते हैं। अपनी सैलरी के अंदर दिखाओगे तो वो दिक्कत ही नहीं है, फिर क्या दिखाना आपको? हाँ, इधर उधर से कुछ साइड में इनकम है फिर दिक्कत होती है ना। साइड में साइड इनकम है फिर सोचना पड़ेगा साइड इनकम है क्या, तो फिर टेंशन इस बात की। अकाउंट में 50, 70, 80 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख आया। जैसे मैं कार ली थी तो मैंने कहा था कि बाइक लेनी है, रुक जा अभी दिखानी पड़ती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं खरीद सकते हो अगर आपको सैलरी के अंदर से एडजस्ट किया है आपने। गवर्नमेंट जॉब होती है तो तुम साइड बाय साइड कुछ कर नहीं सकते हो, तो अलाउड चाहिए। वाइफ करेगी, वाइफ के नाम पर रास्ते है ना, करोगे आप ही, लेकिन सब कुछ रजिस्ट्रेशन वाइफ के नाम पे होगा। गाड़ी ली जाएगी, बंगला लिया जाएगा, वाइफ के नाम से लिया जाएगा, ऊपर से इनकम के नाम। ये अपना दिखा ही नहीं सकते ये। इनकी तनख्वाह मान लीजिए 1 लाख पर मंथ है, बंगला लेने पापा ने 8 करोड़ रुपए का, तो भाई ये कैसे कहाँ से आया 8 करोड़ रुपए? आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए, साल की 12 लाख रुपए, तो साल की 12 लाख रुपए हुई, तो ये कितना कमाया आपने, कहाँ खर्च किया, और कैसे 2 करोड़ का, 8 करोड़ का, 9 करोड़ का ये बंगला ले लिया, वहां 5 करोड़ की गाड़ी ले लिया आपने? ये तो ये सब चीजें पूछिए, और ये सब पूछताछ ईमानदार आदमी के लिए है, जो ऑनेस्ट है, उसके लिए लॉ बना, उसके लिए कानून बना, उससे पूछेंगे लोग। जो अंदर के सिस्टम में उनसे कोई नहीं पूछता है ना। ये लॉ वगैरह ये हमारे लिए बना, हमसे पूछे, ये पापा डर रहे हैं इनके, ऑनेस्ट है, गवर्नमेंट पूछ लेगी। विजय मैंने डरा, हाँ, मुझसे कोई दिक्कत नहीं, ये डरे नहीं, उनको पता था, सब अंदर मिले हुए हैं। लेकिन एक आम आदमी पकड़ लेते हैं लोग, हम डरते रहते हैं अकाउंट पैसा ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, टैक्स लग जाएगा, ये हो जाएगा। सर सेविंग अकाउंट में तो 1 करोड़ नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, इसलिए बोला, हाँ अकाउंट आपका अपना खाता है। फिर वो पूछेंगे हाँ फिर बता देना, हाँ बता देना। नहीं 1 करोड़ आज कोई नहीं पूछेगा, बस 1 करोड़ तुम्हारे खाते में है ना, तो साल में के आखिरी में फिर टैक्स का हिसाब किताब बनेगा। जो टैक्स बनता है सब चुपचाप पे कर दो, कोई तुमसे क्यों पूछने आएगा। तुम्हारे खाते में चाहे 20 करोड़ है, जो टैक्स बनता है वो टैक्स दे दो, बस आपका सारा पैसा वाइट हो गया, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा। अगर आप 1 करोड़ पे आया टैक्स नहीं दे रहे, फिर अकाउंट में सर किसी ने ट्रांसफर करे 1-2 करोड़, है ना, और मैंने साल के अंदर टैक्स दे दिया, तो कोई दिक्कत ना, कोई टेंशन नहीं, कोई पूछेगा नहीं आपसे कहाँ से पैसा है। फिर लोगों को टैक्स नहीं देना है, उस पे भी टैक्स लगता है। 1-2 करोड़ अगर आते हैं तो उस पे भी टैक्स लगता है। वो बहुत छोटा ट्रांजैक्शन टैक्स माइनूट सा होता है ना, वो तो जस्ट ट्रांजैक्शन। लोगों को टैक्स भी तो नहीं देना, और उन्हें पैसा भी चाहिए। नहीं नहीं, आपके अकाउंट जितना मर्जी पैसा है, जो बना है साल का गवर्नमेंट को टैक्स देता है, कोई टेंशन नहीं है, आप पैसा रखो, कोई पूछने नहीं आने वाला क्या है। क्योंकि जब टैक्स दोगे तो कहीं ना कहीं ये इनकम आई कहाँ से है वो मेंशन करोगे वो सब एडजस्टमेंट कर देगा आपकी। तो इस तरीके से फिस्कल सेक्टर में क्या गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म्स कर दिए, टैक्सेस कम कर दिए, डायरेक्ट टैक्सेस। पर्पस ये था कि गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाना अपने इनकम को। और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गवर्नमेंट ने काफी कम किए हैं, और एक जीएसटी लेकर आई है, जो आपने पहले भी देखा 1 जुलाई 2017 से ये इम्प्लीमेंटेड। तो ये भी टैक्स रिफॉर्म्स हुआ है। जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, उसमें ये जीएसटी लाया गया।
और गवर्नमेंट ने टैक्स फाइल करने का जो प्रोसीजर है ये सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले टैक्स की बहुत पूछताछ होती थी आपकी, अब सिंपल प्रोसीजर किया गया है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट नहीं लेती। 3 काम हुए, डायरेक्ट टैक्सेस कम किए गए, मतलब रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट का इंटरफेयर, ये सब कम हुआ है लिबरलाइजेशन। इकोनॉमी को फ्री करने की सोची है गवर्नमेंट ने, या ज्यादा परेशान लोगों को करो, टैक्स कम करो, सब कम करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं लगेगा, सब लिबरलाइज हो गया चीजें। और एक पढ़ा होगा आपने शांतनु, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। शांतनु बोला सर मैं करूँ घर जाके लंच और सो जाऊंगा चुपचाप, फिर 2 घंटे बाद देखता हूँ कि तैयारी कहाँ से कैसे सीयूसीटी कर रही है। ठीक है, रहते कहाँ बच्चे? अच्छा, तो पास में ही है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म सुने आपने? 1990 मनमोहन सिंह ने 1991 में किए। क्या हुआ था इसमें? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का कुछ देखो, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए। जैसे $1 का रेट कितना है आज की डेट? 78 रुपए। ये रेट मार्केट में डिसाइड होगा, ये रिफॉर्म्स किया गया। ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं की गई, ये मार्केट डिसाइड करेगा। बाजार में जो भी रेट होगा वो दे देंगे आप, मार्केट। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। अब बाजार को छोड़ दिया गया, क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज मार्केट डिसाइड, डॉलर कितने का डिमांड सप्लाई से अपने आप डिसाइड होगा, हम टेंशन फ्री। जैसे आपका घर का रेट जो है बाजार में डिसाइड, सरकार डिसाइड नहीं करती, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। घर के पास में कोई मेट्रो बन गई तो रेट बढ़ जाएंगे, ठीक, पार्क बन गया रेट बढ़ जाएंगे, कोई पास में नाला निकाल दी गवर्नमेंट तो रेट गिर जाएंगे, तो रेट बढ़ जाएंगे। फैसिलिटीज आ गई, कुछ रोड्स निकल गई, सड़क बन गई, तो फैसिलिटीज आ गई तो रेट बढ़ेगा। तो रेट अब मार्केट डिसाइड करेगा। और दूसरा काम क्या किया गया? करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया गया। डीवैल्यूएट मतलब $1 पहले 70 का था, अब $1 कर दिया गया 65 का। रुपए की वैल्यू कम कर दी गई, जिससे फॉरेनर के लिए आपकी गुड चीपर हो जाए, वो कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ जाए, वो कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मिले। 65 से 70 डीवैल्यूएट, हाँ, 670 से 80 कर दिया गया, 70 से 80 कर दिया गया, इसे डीवैल्यूएट बोलते हैं। रुपए की वैल्यू गिरा देना, यानी कि अब डॉलर लेने के लिए पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तो ये डीवैल्यूएशन से कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ना, ये था मोटिव। ये 2 रिफॉर्म्स फॉरेन एक्सचेंज में किए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म देख लिया, फिस्कल मतलब टैक्स रिफॉर्म देख लिए, फाइनेंशियल मतलब बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म देख लिए, और इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री सेक्टर जो रिफॉर्म से लाइसेंस खत्म करना, गवर्नमेंट का रोल कम करना, ये। और एक ट्रेड रिफॉर्म्स है, वो पहले ही बता चुका हूँ कि बाहर से आने वाले गुड्स के ऊपर कोई टैरिफ वगैरह काफी कम कर दिया गया। कोटा सिस्टम जो पहले लगाया गया था वो भी धीरे धीरे कम कर दिया गया है। तो कोटा मतलब क्वांटिटी फिक्स कर देना चीजों की, और पर्पस यही है कि अल्टीमेटली प्रोडक्शन कंट्री में हो, और कंट्री में जो गवर्नमेंट का सेल्फ रिलायंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो, और हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सेव कर पाए। वरना अननेसेसरी चीजें बाहर से मंगा लेंगे तो कंट्री के जो रिजर्व है लिमिटेड है, वो उन चीजों में चला जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कोटा सिस्टम लगा दो, कोई चीज अननेसेसरी चीज मंगाता है उसकी लिमिट डिसाइड करो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने टैरिफ और कोटा सब हटा दिए। तो तीनों चैप्टर को एक साथ एनसीईआरटी से पढ़ो, तब जाके वो चीजें फिर सीक्वेंस में सेट हो जाती है। पहले ट्रेड क्या था, बाद में ट्रेड क्या हुआ, फिर ट्रेड में क्या चेंज आया। पहले एग्रीकल्चर क्या थी, जमींदारी सिस्टम था, बाद में क्या हुई, हटा दिया गया जमींदारी सिस्टम को, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। उसके बाद क्या हुआ, रिफॉर्म के टाइम पर पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो चेंज समझ में आया था कि चेंजेस ये हो रहे हैं, और चेंज के थ्रू कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाती है कि हाँ पहले ये हुआ, उसके बाद ये था, फिर ये हुआ। पहले गवर्नमेंट रेगुलेशन के लिए पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता था, अब प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। पहले रेट मार्केट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी, अब रेट मार्केट डिसाइड करता है। पहले स्मॉल से रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन हटा दिया गया। इससे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट दिमाग में बन जाती है कि समझ पाते हो कि चेंज कहाँ का कैसे कैसे आ रहे हैं।
कुछ बचा? ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री मेन तो यही है। और एक छोटा सा पॉइंट होता है आउटसोर्सिंग का। WTO सुना है आपने कभी? ये कब बना? 1948 में बना था। उसका नाम कुछ और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। WTO नाम पड़ा इसका 1 जनवरी 1995। 23 कंट्रीज ने मिलकर ये बनाया था। क्यों बनाया गया WTO? ट्रेड इजी हो गया कंट्रीज के बीच में। रेस्ट्रिक्शंस का लगा है। ये सब भी क्यों बनाया गया WTO? ये नहीं पता। ये बेटा एक पुलिस है। जब कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं, दुनिया में सभी कंट्री में ट्रेड होगा, तो हो सकता है कि ट्रेड में कोई डिस्प्यूट हो जाए आपस में, है ना? हो सकता है कि हम कुछ एक्सपोर्ट करें, अगला बुरा मान जाए कि हमने गलत चीज एक्सपोर्ट की है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपस में। तो अगर दुनिया ट्रेड करेगी तो लड़ाई झगड़ा भी होगा, डिस्प्यूट भी होंगे उस ट्रेड के अंदर। गलत सामान भेज दिया आपने, ये है वो है। अभी इंडिया ने रिसेंटली पिछले महीने गेहूं भेजा था। एक कंट्री है, नाम भूल रहा हूँ, किस कंट्री में गेहूं भेजा, भूल रहा हूँ, कोई कंट्री कौन सी थी। तो उस गेहूं में कोई वायरस मिला है वहां जाकर। डायरेक्टली हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, हमने कंपनी को बेचा था, उस कंपनी ने उस कंट्री को बेचा। तो हो सकता है उस कंपनी ने वायरस डाल दिया उसके अंदर, कुछ वायरस मिला उसके अंदर वहां जाकर। तो वो कंट्री गुस्सा हो गई, कहती अरे तो वायरस डाल दिया, तो गड़बड़ कर रहा है, हमारी कंट्री लोग बीमार हो जाएंगे। गेहूं वायरस डाल दिया इन्होंने। कौन सा कंट्री? नहीं नहीं, कुछ कोई कंट्री का नाम है, बहुत बड़ी न्यूज थी ये। हाँ, कौन सा? वहां एक्सपोर्ट किया हमने। तो हाँ, तो ये हाँ, टर्की भेजा था, आप सही बता रहे हो। हाँ जी, टर्की गेहूं भेजना था। वो एक कंपनी थी मिड में, उस कंपनी का था हम भेज देंगे। अब उसमें वायरस है, वायरस का नाम हाँ रूबेला वायरस, ये एनिमल से मिलता है। अब इंडिया पे कहा कि आपने हमारी कंट्री में गेहूं भेजा रूबेला वायरस के साथ। अब हो गया डिस्प्यूट, कहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में। कौन सोल्यूशन करेगा? कोई तो बॉडी बनानी चाहिए हमें। तो बॉडी बनाएगी WTO, जहां ऐसे डिस्प्यूट का सेटलमेंट होता है। ठीक, ये चल रहा है केस। ऐसे ट्रेड में 55,000 टन को वापस आ गया, कांडला पोर्ट पे खड़ा है जहाज गेहूं लेकर आपका। गुजरात में कांडला में जहाज खड़ा है। तो ये है कि इस तरह से डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो कोई बॉडी चाहिए जहां सेटलमेंट हो। दूसरी बात है कि ट्रेड की टर्म एंड कंडीशन होती है। अगर कोई टर्म एंड रूल्स बनाए जाते हैं ट्रेड की, कोई रूल्स तोड़ता है तो उसकी शिकायत भी WTO के अंदर होगी। जैसे रूल्स ये है कि टैरिफ नहीं लगाओगे आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री हो गया है। आप टैरिफ लगाते हो, कोटा लगाते हो, तो आपके खिलाफ शिकायत WTO में की जाएगी, गलत कर रहा है, आपके रूल तोड़ रहा है सर। तो कोई एक बॉडी होनी चाहिए जो कुछ नियम रेगुलेशन कुछ बनाए, कुछ डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व करे, तभी दुनिया में ट्रेड बढ़ेगा ना। तो एक बॉडी बनाएगी, उसको WTO बोलते हैं। हाँ, लगाती है, बिल्कुल लगाती है। कोई भी कंट्री टैरिफ लगा सकता है अगर लगता है कि इस चीज के आने से उसके एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमन बीइंग को खतरा है। यूएस लगा लेता है। हमने कुछ भेजा, वो कहता है कि प्रूफ करता है ये चीज में वायरस है, करो प्रूफ अब। जैसे पेट्रोल है, उसमें भी लगेगा। तो कुछ चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दुनिया में ट्रेड प्रमोट हो, ट्रेड बढ़े, रिसोर्स प्रॉपर यूटिलाइज हो, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। कोई टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर्स ना लगाए, ट्रेड प्रमोट हो, डिस्प्यूट होने के बाद सॉल्व हो, WTO बनाया गया है। अब तो सारी लगभग कंट्री है, 97 कंट्रीज के आसपास मेंबर होंगी। स्टार्टिंग 23 कंट्री के साथ हुआ था, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया हर जगह फाउंडिंग मेंबर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहा होता है, वहां जाके फाउंडिंग मेंबर बन जाते हैं, पहले खड़े होते हैं आगे जाकर कि हम भी ये थी। काम कुछ नहीं करना, ट्रेड में रेशियो उनका 1-2% भी नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में। फाउंडिंग मेंबर भी आगे आ जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, बहुत बढ़िया। हमारा देश कुछ अलग टाइप का कंट्री है ये। ये अलग टाइप का कंट्री है। साइज इतना बड़ा है ना, पार्ट तो यही है। हाँ, डेवलपिंग कंट्री है। एक आप नाम सुना है आउटसोर्सिंग? क्या होता है सर आउटसोर्सिंग का? जैसे इंडिया के एग्जाम्पल में, जैसे इंडिया में कॉल सेंटर्स हैं, तो वो कॉल सेंटर्स जो है वो
बाहर की कंट्रीज के लिए यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जैसे उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉल कर रहे हैं तो वो यहाँ पे उठा रहे हैं, वैसे बाहर के लिए इधर से काम कर रहे हैं। जी 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 जी, इंडिया में लेबर चीप है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है और आईटी सेक्टर डेवलप कर रहा है, जिससे कि काफी सारा कंप्यूटर जो बेस आईटी बेस्ड काम होता है वो इंडिया आ रहा है। तो ये काम पहले यूएस में यानी कि उस कंट्री परफॉर्म होता था, अब उस कंट्री से काम इंडिया शिफ्ट हो गया। हमारी कंट्री में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लेकिन उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होगी। हमारी कंट्री के लोगों की इनकम बढ़ेगी, उस कंट्री के लोगों की इनकम कम होगी, तो दोनों कंट्री के बीच में इनकम का गैप जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस बात को लेकर यूएस में डेवलपिंग कंट्री जो है वो काफी, जो डेवलप कंट्री है वो थोड़ी नाराज है। हमारी कंट्री के लिए बेटर है, पॉवर्टी कम होती है, टेक्नोलॉजी समझ पाते हैं, तो ये चीज हो गई आउटसोर्सिंग के अंदर। ये था टर्म्स आउटसोर्सिंग थोड़ा सा पॉइंट, डब्ल्यूटीओ भी था उसके अंदर थोड़ा सा एक पॉइंट। बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तब देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन फ्री होगे तभी हम करेंगे। एनटीए ने सर दिए